साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं पीसीएस के लिए, और ये आज हमारा 11वां टेस्ट रहेगा। 10 टेस्ट हो चुके हैं और 10 टेस्ट में हमने बहुत कुछ देखा। आज हम इस टेस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को शामिल करेंगे, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण है। पीछे भी हमने ऐसे ही देखा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और कुछ फुल टेस्ट भी देखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त मृदभांड पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये है लोथल। कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता मुख्यतः लाल या गुलाबी है, ठीक है, जिस पर काले रंग से आकृतियों का अंकन किया गया है। लोथल के मृदभांड पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया है। हड़प्पा के मृदभांड पर जाल के मछुआरे या चित्रण एवं दूध पिलाती हिरणी का चित्रण किया गया है। और मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर कनखजूरे का अंकन किया गया है। तो ठीक है, तो मैंने सबके बारे में बता दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवपाषाण काल के किस स्थल के राख का टीला आयताकार घेराबंदी के रूप में है, जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है उत्तनूर। कौन सी जगह? उत्तनूर है, ठीक है। टीजे न्यूबोल्ट द्वारा कुपगल में सर्वप्रथम राख के टीले को उत्खनित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रोसफुट ने ही दक्षिण भारत में कई स्थानों पर राख के टीले को नवपाषाण काल का बताया था। जैसे आंध्र प्रदेश को उत्तनूर तथा पलवाय तथा कर्नाटक के कुपगुल, पिकलीहल, बुधिहाल एवं कोडेक्कल से राख के टीले मिलते हैं। उत्तनूर का राख का टीला आयताकार घेरे बंदी के रूप में है, जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्यूरीन तथा तक्षणी निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण था? तो ये था उच्च पूर्व पाषाण काल का, ठीक है। ब्यूरीन तथा तक्षणी उपकरण जो है ब्लेड से निर्मित थे, जो कि स्क्रू ड्राइवर पेच के समान होते थे। ब्यूरीन उच्च पूर्व पाषाण काल का प्रधान उपकरण था। ब्लेड सल्क से निर्मित औजार थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दुगनी होती थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, रामायण एक आदि काव्य है, इसके अनुवादक कर्ता किन्हीं दो भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं सभी, कंबन, इब्न हरकरण, कृतिवास तथा कंबन, अब्दुल कादिर बदायनी और कंबन, यानी ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद इरामाव तारम, किस नाम से? इरामाव तारम नाम से कंबन ने किया था। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायनी तथा शाहजहां के काल में इब्न हलकरण ने किया था। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया, जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत पूछ रहा है, तो जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है तो वो थे धर्मसूत्र, ठीक है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी। पढ़ने की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। कल्पसूत्र के 4 प्रकार होते हैं, श्राउत सूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शल्वसूत्र। धर्मसूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं, जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य की पुस्तकें संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं? तो वो पुस्तकें हैं मिलिंद पन्हों की, ठीक है।
कुछ बौद्ध साहित्यों की रचना संस्कृत में की गई हैं, जिसमें वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन है। अवदान शतक यानी द्वितीय शताब्दी, अशोक वदान एवं दिव्यावदान चतुर्थ शताब्दी, महावस्तु, ललित विस्तार पहली से दूसरी शताब्दी आदि पुस्तकें संस्कृत में है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है। इसमें नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप हैं। इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंधित थे। इसमें नंद और मौर्य युद्ध यानी घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से किनकी मृण मूर्तियां अप्राप्त है? तो ये मृण मूर्तियां हैं घड़ियाल की। किसकी? घड़ियाल की नहीं, घड़ियाल तो होंगी ही नहीं, गाय की, ठीक है, गाय की है। क्यों? क्योंकि आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां मृण मूर्तियां कहलाती हैं। ये चिकोटी विधि से बनाई जाती हैं। सैंधव सभ्यता में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मृण मूर्तियां अधिक हैं। हड़प्पा से मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्तियां मिलती हैं। कहाँ से? हड़प्पा से मछली, कछुआ और घड़ियाल की। लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति, कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मृण मूर्ति तथा मोहनजोदाड़ो से वृषभ की मृण मूर्ति मिलती है। तो सैंधव से किसकी मिली? सैंधव से मिली गाय की। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत में। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। वसुमित्र का विभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखित बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। इसे बौद्ध धर्म का बाइबिल कहा जाता है। विभाषा शास्त्र त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य है, जिसे चतुर्थ बौद्ध संगीत में वसुमित्र ने तैयार किया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह संगीत कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को निम्नलिखित में से किसने शोथी संस्कृति कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहे थे अमलानंद घोष ने। कौन? अमलानंद घोष, ठीक है। शोथी राजस्थान में घग्गर और चौतांग नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित प्राक सैंधव स्थल है। शोथी संस्कृत के मृत भांडों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को शोथी संस्कृत कहा था। इसने मृत भांडों की समानता के आधार पर ही शोथी संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति बताया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पहला है हेमाद्री। हेमाद्री जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है, कृति है, ये ग्रंथ है, ठीक है। गोविंद राज की है स्मृति मंजरी। माधवाचार्य की जो है, माधवाचार्य की दाय भाग्य नहीं है, गलत है हमारा। और देवंड भट्ट की है स्मृति चंद्रिका, ठीक। माधवाचार्य कृत जो है पराशर माधव धर्मशास्त्र की कोटि के ग्रंथ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दाय भाग के ग्रंथ कौन है? जीमूत वाहन है, ठीक। दाय भाग के कौन है? जीमूत वाहन। माधवाचार्य के क्या बताया? तो माधवाचार्य के हैं पराशर माधव धर्मशास्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पंच स्कंदवाद एवं द्वादश निदानों का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो ये हुआ है सुत्त पिटक में, ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें 3 त्रिपिटक है, ठीक है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसके पंच स्कंद एवं द्वादश निदानों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महान जनपदों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है कि लोथल एवं सुरकोटदा जैसे नगरों में संपूर्ण क्षेत्र में एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है चहुंदड़ों और अल्लाह दीनों की किलेबंदी की गई थी। गलत है, इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। तीसरा है कालीबंगा के मकान निर्माण में पकी हुई ईंट का प्रयोग हुआ था। नहीं, आपने पढ़ा ही होगा, कालीबंगा के जो मकान थे उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आवासीय भवन पकी ईंटों के बनते थे, परंतु कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। चौथा है लोथल में सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, चौथा हमारा सही है, क्योंकि लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो ये उपनिषद है मुंडक उपनिषद। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच की सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष 6 वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। वेदांग को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुरल को। किसको? कुरल को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। पदिनेन कील कनक्कू ने 18 लघु कविताओं का संग्रह है। ठीक है, जिसमें तिरुवल्लुवर की कुरल सर्वश्रेष्ठ रचना है। कुरल की गणना साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के अंतर्गत की जाती है। इसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहते हैं। तिरुवल्लुवर ने इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका के शासक इलल एवं उनके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संगम ग्रंथों में से निम्नलिखित में से किन फसलों की पैदावार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है रागी एवं गन्ने का। ठीक है, सर्वप्रथम संगम ग्रंथों में रागी एवं गन्ने की पैदावार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। धान, गन्ना आदि प्रमुख फसलें भी थी। कावेरी डेल्टा के बारे में संगम साहित्य में वर्णित है कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता था उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है। अगला प्रश्न है स्तूपों की संरचना में हर्मिका का क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्मिका का मतलब होता है देव सदन। देव सदन। ठीक है, स्तूपों की संरचना के अंड यानी उल्टा कटोरा, मेधि, हर्मिका, यष्टि एवं छत्र महत्वपूर्ण अंग होते थे। स्तूपों में गर्भगृह नहीं होता था, अपितु इनकी जगह हर्मिका होती थी। अंड स्तूप का प्रमुख भाग होता था, लेकिन हर्मिका स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। हर्मिका के ऊपर छत्र के आकार का एक छत्र दंड होता था। प्रदक्षिणी यानी परिक्रमा मार्ग स्तूप में रखे स्मारक चिन्हों के प्रति सम्मान प्रकट करने का प्रमुख रूप था। ठीक है, तो हर्मिका क्या होता है? देवसदन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस शैली में निर्मित मंदिरों का गर्भगृह देउल कहलाता है? तो ये है कलिंग शैली। ठीक है, कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों का गर्भगृह देउल कहलाता है। यह उड़ीसा में स्थित है। इस शैली में निर्मित मंदिरों के मंडप को जगमोहन कहा जाता है। इस शैली में निर्मित वे मंदिर तल विन्यास आयताकार एवं छत गज पृष्ठाकार होती हैं। वे खाकर कहलाते हैं। उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर खाकर शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बनास संस्कृति के किन स्थलों में तांबे के उपकरण के साथ पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं गिलुंद तथा मरमी। ठीक है, आहड़, गिलुंद, मरमी, बालाथल बनास संस्कृति के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल थे।
यह स्थल बनास नदी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ एवं बालाथल से लघु पाषाण उपकरण न मिलने से शांकालिया महोदय ने आहड़ या बनास संस्कृति को ताम्र संस्कृति तो माना है, परंतु ताम्र पाषाणी नहीं। जबकि इन दो स्थलों को छोड़कर बनास संस्कृति के अन्य स्थलों से पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति में स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था? तो ये कहा गया था गार्डन चाइल्ड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड द्वारा। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। नगरों को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास 1950 में ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड ने किया था। उन्होंने नगरों के 10 लक्षण बताए तथा नगर को एक क्रांति की संज्ञा दी थी। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है। कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर, यूपी में। फिर रंगपुर यह गुजरात में मादर नदी के तट पर है, तो गुजरात में है। फिर उसके बाद बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी तट पर है। ठीक है, तो ये रंगोई नदी पे है। और बालाकोट जो है बिंदार नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत के प्रथम प्रमाण मौर्य काल से मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मौर्य काल से ही चट्टानों को काटकर स्थापत्य निर्माण का युग प्रारंभ होता है, तो दूसरा भी हमारा ऑप्शन सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग के चोल राज्य में धनी वेल्लार या वल्लाल को निम्नलिखित में से कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था वेल या अरशु। क्या कहा जाता था? वेल या अरशु। संगम युग में चोल राज्य ने धनी वेल्लाल या वल्लाल में सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारी होते थे। बड़े कृषक भी इसी वर्ग में आते थे। चोल राज्य में इन्हें वेल या अरशु कहा जाता था, जबकि पांड्य राज्य में इन्हें कबदी कहा जाता था। निर्धन वेल्लार में कडाइसियर यानी कृषक मजदूर आते थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक सैंधव क्षेत्र के किस स्थल के अंतिम चरण से झूखर एवं झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पहले ही चैप्टर में है। तो ये मिलते हैं आमरी से। कहाँ से? आमरी से। आमरी प्राक सैंधव क्षेत्र का प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज एवं उत्खनन 1929 में एम.जी. मजूमदार ने किया। आगे चलकर जीन कजाल ने भी इसका उत्खनन कराया। आमरी से बारहसिंघा का प्रमाण मिलता है। राइनो यानी गैंडा की हड्डियां केवल आमरी से मिलती हैं। आमरी के अंतिम चरण से झूकर एवं झांगर संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो ये पहली फसल थी रागी। कौन सी फसल? रागी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के किस घाटी के स्थल विविध प्रकार के शव दफनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे बोलन घाटी। किसमें? बोलन घाटी। ठीक है, दक्षिण नहीं सॉरी, तो ये थे स्वात घाटी। स्वात घाटी। ठीक है, स्वात घाटी के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल लोयबन्ना, अलीग्राम आदि हैं। ठीक है, लोयबन्ना से धान, दाल, मटर के साथ अंगूर के बीज तथा गर्त गृहों के साक्ष्य मिले हैं। स्वात घाटी के स्थल विविध प्रकार के शव दफनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध थे। स्वात पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक जिला एवं सुंदर घाटी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि बेलन घाटी से पुरापाषाण
मध्य पाषाण एवं नवपाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है बेलन घाटी से सर्वप्रथम निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि बेलन घाटी जो है, जो टोंस की सहायक नदी है, जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है, यहाँ से पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी का महत्व इसमें है कि इस घाटी के सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति, किसकी? निम्न पूरा पाषाण काल नहीं, उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आखेटक संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का निम्नलिखित में से प्रतिनिधि स्थल है। तो वो स्थल है हमारा चौपानी मांडो। कौन सा? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इस स्थल की खोज वीडी मिश्र ने 1967 ईस्वी में की थी। चौपानी मांडो का पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में जो है के बीच संक्रमण की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यह आखेटक संग्रह से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि स्थल भी है, तो ये भी हमको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। ठीक, पहला कथन हमारा कहता है कुषाण शासकों ने केवल विम कडफिशस एवं कनिष्क ने चांदी का सिक्का चलाया, गलत है। क्यों? क्योंकि कुषाण शासकों में केवल 2 शासक विम कडफिशस एवं हुविस्क ने, ना कि कनिष्क ने। जो यहाँ कनिष्क लिखा है इसकी जगह क्या हो जाएगा? हुविस्क हो जाएगा। ठीक है, हुविस्क। हुविस्क ने चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, अन्यथा कुषाणों में चांदी के सिक्कों का अभाव दिखता है। ठीक, दूसरा कथन कहता है शेष कुषाण शासकों में चांदी के सिक्के का अभाव दिखता है, बिल्कुल सही, दूसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस कला में देशीय तत्वों का उदय तथा समाज के विभिन्न वर्गों का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया है कुषाण कला में। किसमें? कुषाण कला में। शुंग कला में लौकिक विषयों की प्रधानता थी या मूलतः लोक कला है? शुंग कला में राजकीय कला के स्थान पर लोक कला की प्रतिष्ठा हुई। सर्वप्रथम शुंग कला में ही देशीय तत्वों का उदय हुआ तथा समाज के विभिन्न वर्गों का स्वरूप प्रदर्शित किया गया। यही कारण है कि शुंग कला से तत्कालीन भारत के जनजीवन को समझने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त के किस लेख में ह्यूणों को म्लेच्छ कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। स्कंदगुप्त का ऐसा कौन सा लेख है जिसमें हूणों को म्लेच्छ कहा गया? तो हूणों को म्लेच्छ कहा गया था जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन बी सही है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में जो था स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। इस लेख में वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना गोप्ता या राज्यपाल नियुक्त किया था। इसमें गिरनार के पुरपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण भी मिलता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह निम्नलिखित में से किस विवाह का उदाहरण है? तो ये है आर्प विवाह। कौन सा? आर्प विवाह। ठीक है, भारतीय संस्कृति में विवाह को जो है आर्स विवाह है। ठीक है, आर्स ऐसे लिखा है, आर्स विवाह है। ये भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार का दर्जा दिया गया है। मुख्यतः 8 प्रकार के विवाहों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख उत्तर वैदिक काल के गृह सूत्रों में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्स विवाह में कन्या का पिता वर्षे एक जोड़ी गो मिथुन लेकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर देता है। इसमें पिता अपनी पुत्री को बेचता नहीं था। अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह आर्स विवाह का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्षय नीवी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस युग के अभिलेखों में मिलता है?
तो ये मिलता है कुषाणों के युग में। ठीक है, अक्षय नीवी क्या है? तो देखिए कुषाण में जो है दो नई प्रथाओं की शुरुआत हुई, अक्षय नीवी प्रथा और देवकुल प्रथा। अक्षय नीवी प्रथा क्या थी कि अक्षय नीवी, जिसे न्याय संपत्ति का अर्थ कहा गया, न्याय संपत्ति यानी इसका अर्थ होता था भू राजस्व का स्थायी दान है। कुषाण युग के अभिलेखों में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है, वहीं गुप्त युग में यह प्रथा व्यापक हो गई थी। दूसरी कौन थी? दूसरी थी देवकुल प्रथा। देवकुल प्रथा क्या थी कि राजा के मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा देवकुल थी, जिसमें कुषाण ने यह प्रथा रोमन शासकों के अनुकरण पर चलाई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ। गलत है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, उसका विकास नहीं। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्तोत्तर काल में हुआ है। दूसरा कथन कहता है कि नागर मंदिर की आधारभूत योजना अष्टभुजी होती है। गलत है। क्यों? क्योंकि नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। नागर शैली या नागर मंदिर की आधारभूत जो योजना जो थी वो वर्गाकार होती थी, ना कि अष्टभुजी होती थी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों को अभिलेखों में निम्नलिखित में से कहा गया है। तो क्या कहा गया है? तो उसको समया कहा गया है। क्या कहा गया है? समया। दक्षिण भारत के श्रेणी संगठनों की जानकारी का प्रधान स्रोत अभिलेख है। दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों को अभिलेखों में समया कहा गया है। दक्षिण में अयवोले यानी एहोल सर्वाधिक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था, जिसका प्राचीनतम उल्लेख लड़खान मंदिर से मिलता है। ठीक है, या प्राप्त हुआ है। अमरावती स्तूप लेख में निगम के सदस्य श्रेष्ठी प्रमुख आदि का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फर्श एवं छत बनाने में खपरैल यानी टाइल्स का प्रयोग शुरू किया? तो ये प्रयोग शुरू किया गया था कुषाणों द्वारा। ठीक है, मौर्योत्तर युगों के भवन जो है पक्की ईंट के बने होते थे। कुषाणों ने फर्श एवं छत बनाने के लिए खपरैल यानी टाइल्स का प्रयोग शुरू किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा तिरोहित हो गई? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन सी हो जाएगा, विम कर्डफिशस। ठीक है, कुषाणों को योची या तोखरी भी कहा जाता है। इन्हीं को भारतीय संस्कृति में ऋषक भी कहा जाता है। ठीक है, विम कर्डफिशस को कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, विम कर्डफिशस अंतिम कुषाण शासक था जिसने द्विभाषा या द्विलिपि खरोष्टी एवं यूनानी का प्रयोग किया था। इसके पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा तिरोहित हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पान एवं सुपारी का उल्लेख संगम युग के किस रचना में हुआ है? तो ये हुआ है तोलकपियम में। ठीक है, संस्कृत में पान पत्ते को तांबुल एवं सुपारी को गुवक कहते हैं। पान और सुपारी का उल्लेख शिल्पदिकारम एवं पुत्तुप्यातु में हुआ है। पान के पत्ते एवं सुपारी का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया था। कालिदास के रघुवंश में इसका प्रचलन का श्रेय दक्षिण भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है? पहला कथन है, मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त था। पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के प्रशासन की विशेषता है सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि तथा केंद्रीय नियंत्रण में प्रवृत्ति में ह्रास। ठीक है, चूंकि जो है गुप्त साम्राज्य के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों एवं अनुदान भोगियों के हाथों में संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत
अधिक रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया क्योंकि मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, यही वह काल है जिसमें यानी जब से भूमि करों की सर्वाधिक वृद्धि होती गई और वाणिज्यिक करों की संख्या घटती गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन निम्नलिखित में से किनके शासन काल में हुआ या किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था, अच्छा, दक्षिण चित्र टिप्पणी पूछा है तो ये हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। ठीक है, दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन के दौरान किया गया था, जिसका शीर्षक था चित्तिरकार पुली था। क्या था? चित्तिर, फिर आधा का, फिर पूरा का र, चित्तिरकार पुली। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसका स्वर्ण युग कहा गया? तो ये कहा किसने? के एम मुंशी ने कहा। किसने? के एम मुंशी। कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा गया। इसी काल में पुराणों, महाकाव्यों, रामायण एवं महाभारत एवं खट दर्शन को अंतिम रूप दिया गया। सर्वप्रथम के एम मुंशी तथा बाद में अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा। वार्नेट ने गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युगीन संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं? ठीक है, तो इसमें हमारा सही नहीं है चित्रकला का पहली बार शुरुआत। क्यों? क्योंकि चित्रकला की पहली बार शुरुआत मध्य पाषाण काल युग में हुई। ठीक है, कब हुई? मध्य पाषाण काल, पाषाण युग। ठीक है, बाकी मृत भांडों का निर्माण, पाषाण औजारों का पर पालिश करना और मृतकों को दफनाने के लिए ताबूत के रूप में बड़े बर्तनों का उपयोग करना, ये तीनों जो है विशेषताएं थी नवपाषाण युग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है? तो ये मुद्रा है त्रिभंग रूप में। किसमें? त्रिभंग रूप में। नृत्य करते समय शरीर की आदर्श मुद्रा भंगिमाओं या झुकाव पर आधारित होती है, जो शरीर के मध्य सीधी रेखा में परिवर्तन को या शरीर के संतुलन को दर्शाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिभंग मुद्रा में नृत्य करती हुई लड़की 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व की आरंभिक कांस्य मूर्ति है। भंगिमाएं 4 प्रकार की होती हैं, अभंग, समभंग, अतिभंग और त्रिभंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 400 स्थलों से प्राप्त लाल पालिश युक्त RPW बर्तनों के टुकड़े का मुख्य प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो ये स्थल है गुजरात। ठीक है, खोजों और उत्खननों से यह पता चलता है कि हिंद महासागर के तट के सहारे अनेक स्थल विद्यमान हैं। लाल पालिश युक्त बर्तनों के टुकड़े फारस की खाड़ी के संपूर्ण तट पर और गुजरात में लगभग 400 स्थलों पर मिले हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। एक तरफ बृहद शिलालेख दिया गया है, एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है। ठीक है, किस शिलालेख की खोज किसने की? तो गिरनार गुजरात के जूनागढ़ कर्नल द्वारा किसके द्वारा? कर्नल टाट द्वारा। ठीक है, कर्नल टाट द्वारा। फिर उसके बाद जो है जौगढ़ ओडिशा का गंजम जिला है, वाल्टर एलियट द्वारा। किसके द्वारा? वाल्टर एलियट द्वारा। फिर धौली जो है उड़ीसा का पुरी जिला है, जिसमें कीटो द्वारा खोजा गया। और फिर उसके बाद बसता है शाहबाजगढ़ी जो है शहबाजगढ़ी जनरल कोर्ट द्वारा, ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गंग वंश द्वारा। ठीक है, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति बाहुबली जो 57 फुट ऊंची एकाश्म मूर्ति कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में
विंध्यगिरि पहाड़ी पर अवस्थित है। जैन भगवान बाहुबली को लंबे ध्यान में दर्शाते हुए इसे 983 ईस्वी में बनवाया गया था और यह विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का निर्माण गंगवंश द्वारा किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके समय सातवाहनों का संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ था? तो ये हुआ था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी द्वारा। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय सातवाहनों का संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ। कार्दमक शाखा के चष्टन ने सातवाहनों की पश्चिम मालवा जीत लिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से था? तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा था? पेरुंदड़ाय। ठीक है, पेरुंदड़ाय जो था वो सबसे प्रचलित विवाह था। तोलाकुपियम में वर्णित दक्षिण यानी संगम युग में विवाह को संस्कार के रूप में आर्यों ने स्थापित किया। संगम युग में एक पक्षीय विवाह को कक्किड़य, सर्वमान्य विवाह को पेरुंदड़ाय तथा प्रेम या गंधर्व विवाह को पांच तिड़ाई कहा जाता था। इन्हीं तीन ढांचों में तमिलों ने आर्यों के 8 रूपों का समायोजन किया। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी यूक्रेटाइडीज द्वारा। किसके द्वारा? यूक्रेटाइडीज द्वारा। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, लेकिन भारत में हिंद यवन शासकों की मुद्राएं मुख्यतः चांदी एवं तांबे की हैं। ठीक है, डियोडोटस, यूथिडेमस, यूक्रेटाइडीज आदि के सोने के सिक्के मिलते हैं, परंतु हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यूक्रेटाइडीज की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैटलॉग ऑफ द कॉइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन एल्वन। ठीक है, कैटलॉग ऑफ द कॉइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इसके लेखक हैं जॉन एलन। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं कनिंघम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मालव गणराज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो मालव गणराज्य जो है स्थित था रावी नदी के तट पर। किसके? रावी नदी के तट। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये किया था गोंडोफार्नीज द्वारा। ठीक है, शक पालव शासक गोंडोफार्नीज के सिक्कों पर खरोष्टी लेख के साथ देवव्रत, अप्रतिहत और ध्रमिक की उपाधि मिलती है। ठीक है, सर्वप्रथम गोंडोफार्नीज ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनेत यानी लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के प्राचीन भारत के किस गणराज्य के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है? तो ये है यौदेय। सुनेत यानी कौन है? यौदेय। सुनेत यानी लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के यौदेयों के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत सिक्कों के निर्माण का श्रेय नंद शासकों को निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये दिया गया था एलन द्वारा। किसके द्वारा? एलन द्वारा। मौर्य शासकों के सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। मौर्य काल में ही पहली बार मुद्रा निर्माण के कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति में तत्कालीन आयुधों में परशु वैतस्तिक, नाय, शर, शंकु आदि का उल्लेख हुआ है। गुप्त सम्राट स्वयं कुशल योद्धा थे। समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ कहा गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि युद्ध के कारण इसका समस्त शरीर घावों से भरा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभा एवं समिति को क्रमशः अपर हाउस एवं लोअर हाउस निम्नलिखित में से किसने कहा?
तो ये कहा था लुडविग ने। किसने? लुडविग ने सभा एवं समिति को क्रमशः अपर हाउस एवं लोअर हाउस कहा है। सभा एवं समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। ठीक है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार एवं विदत का 122 बार हुआ है। ऋग्वेद काल में सभा, समिति, विदत एवं गण प्रशासनिक संस्थाएं थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आहड़ से। ठीक है। आधुनिक शोध से ज्ञात होता है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण आहड़ से मिलता है। ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण हल्लूर एवं कुमारन हल्ली से मिलता है। दक्षिण भारत के वृहत पाषाणिक लोग 33 प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विष्ट यानी बेगार की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका जो है चर्चा किया गया है वाकाटक अभिलेख में। विष्ट बेगार की चर्चा वाकाटक अभिलेखों में है, लेकिन किसी भी गुप्त अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का उल्लेख ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो मरुस्थल का उल्लेख किया गया है धनव नाम से। किसमें? धनव नाम से। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दशावतार मंदिर को। ठीक है। बहुत चर्चा में रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जो कि ललितपुर के नज़दीक है, जिले में बेतवा यानी वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण इसी मंदिर को माना जाता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर इसे ही माना गया है। दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वर्णित प्लवा का आशय निम्नलिखित में से है? तो प्लवा क्या होती है? वैदिक साहित्य में राजा तुग्र के पुत्र भृजु की सामुद्रिक यात्रा का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में वर्णित प्लवा एक प्रकार की नाव है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। ये एक प्रकार की नाव होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट के प्रसिद्ध शिष्य जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया निम्नलिखित में से हैं? तो वो थे जो है लाटदेव। ठीक है। आर्यभट्ट के अनुयायियों को आस्मकीय कहा जाता है। आर्यभट्ट के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके सिद्धांतों पर प्रचार किया। उनके सिद्धांतों में लाटदेव प्रसिद्ध था, जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा। अलबरूनी ने लाटदेव को ही सूर्य सिद्धांत का रचयिता बताया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कहता है कि ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सप्त संध्या अर्थात 7 नदियों का उल्लेख है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मंदिर जो ईंटों से निर्मित है के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है। पहला हमारा है, पूछा है सही उत्तर का चयन करना है। पहला है भीतरगांव। बिल्कुल सही है। ये पूछा है जो ईंटों से निर्मित है, तो भीतरगांव का मंदिर है। फिर उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। फिर उसके बाद है पहाड़पुर का शिव मंदिर। कौन सा? पहाड़पुर का शिव मंदिर। ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मिलती है? तो यह पुस्तक है इंडिका। कौन सी? इंडिका। हिंदू पंचांग में मानव का जीवाश्म एक प्रशिक्षण माना गया है, जो कि 4 चरणों से गुजरता है।
आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। आश्रम से ही 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जुड़े हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। सॉरी, ये पूछा है जो है कि कौन सी पुस्तक जो है भारत और इटली के बीच व्यापार होता था, तो इंडिका सही है हमारा। नहीं, इंडिका नहीं सही है, नेचुरल हिस्टोरिका सही है। नेचुरल हिस्टोरिका क्यों? क्योंकि प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका इसी की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है और इस पुस्तक में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आठविक जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में किया है? तो ये शिलालेख है 13वां। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा लेख है। इसी लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें लेख को ही साहबगढ़ी संस्करण भी कहते हैं। इसी लेख में अशोक आठविक जातियों को धमकी भी देता है कि वे धर्म का मार्ग धारण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख में औरंगजेब का एक अभिलेख या सर्वेक्षक रियो बेन बरो का नाम अंकित है? तो ये है जो है लौरिया नंदगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ ने औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षक रियोबेन बरो का नाम अंकित है। इसमें सिंह की आकृति के ठीक नीचे बारूद का चिन्ह मिलता है। अशोक के बृहद स्तंभ लेखों में सबसे सुरक्षित लौरिया नंदनगढ़ है। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा स्तंभ तीनों बिहार के चंपारण जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सामुद्रिक यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से मिलता है? किसमें मिलता है? तो जलयान का जो है मिलता है सम्रांगण सूत्रधार में। सम्रांगण सूत्रधार में सामुद्रिक यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक के अनुसार पोदिका यानी अरिकामेडू में जहाज़ों का निर्माण होता था। राजा भोज की युक्तियुक्त कल्पतरु में अग्र मंदिर, सर्व मंदिर जहाज आदि जहाज़ों का उल्लेख हुआ है। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि सामुद्रिक यात्रा में पक्षियों का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों में से एक साथ उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद का मिलता है? तो ये मिलता है जाबालोपनिषद। किसका? जाबालोपनिषद का मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूषिक राजवंश का सर्वप्रथम प्राचीन भारत में किस क्षेत्र में था? तो मूषिक राजवंश का संबंध प्राचीन भारत में कौन सा क्षेत्र था? तो वो क्षेत्र था उत्तरी केरल। ठीक है, मूषिक राजवंश का संबंध उत्तरी केरल क्षेत्र से है। 11वीं शताब्दी में जो है अतुल ने मूषिक वंश नामक पुस्तक की रचना की। मूषिक वंश नामक पुस्तक में मूषिक राजवंश का वृतांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कायस्थों का वर्णन एक ही वर्ग के रूप में गुप्त काल के किस स्मृति में मिलता है? तो ये मिलता है याज्ञवल्क्य में। ठीक है, किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिकोत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण का वर्णन किया है? तो ये किया गया है आपस्तंभ में। किसमें? आपस्तंभ में। वैदिक भारत में भारतीय लौह धातु का उपयोग पूर्णतया परिचित हो चुके थे। इस काल में आपस्तंभ ने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण का वर्णन किया गया है। शल्व सूत्रों का रेखागणित के इतिहास में महत्व सर्वप्रथम थीबो ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर जिसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत भूमि पर आक्रमण किया का सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था हेफ्रेस्तियान एवं पेडियस। हेफ्रेस्तियान एवं पेडियस।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो आदि बुद्ध का उल्लेख जो है किया गया अशंग के द्वारा। ठीक है, वज्रयान में महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा जाता है। आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख अशंग ने किया था। आदि बुद्ध के मानवाकृति को वज्रधर कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में नालंदा वज्रयान का केंद्र था। पाल युग बौद्ध वज्राचार्यों एवं सिद्धाचार्यों का युग था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम धर्मसूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? तो ये वेद है सामवेद। कौन सा? सामवेद। कल्पसूत्र, वेदांग एवं अन्य सूत्र ग्रंथ निकले, जिसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्मसूत्र है। प्रथम प्रमुख सूत्रकार गौतम, बौद्धयान, आपस्तंभ, वशिष्ठ, ये चारों थे। ठीक है, इसमें जो है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है, इसका संबंध सामदेव से है। गौतम धर्मसूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है वज्रयान संप्रदाय का। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुहा समाज एवं मंजूश्री मूल कल्प है। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों में मंजूश्री मूल कल्प को प्राचीनतम बताया गया है, क्योंकि इसमें दीनार का उल्लेख है। मंजूश्री मूल कल्प को महावैचुल्य महायान सूत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अपनी किस रचना को वाकाटक दरबार में लिखा था? तो ये लिखा गया था मेघदूत में। देखिए, कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार थे। मेघदूत खंड काव्य की रचना कालिदास ने वाकाटक दरबार में लिखा था। यह वैदर्भी शैली में लिखित वियोग श्रृंगार की रचना है। इसमें कालिदास के उज्जैन एवं महाकाल मंदिर के में देवदासियों का उल्लेख है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं, पूछा है। ठीक है, पहला है, नंदवंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए। बिल्कुल सही है, नंदवंश ने ही आहत सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किए थे। दूसरा है, समस्त नंद शासक परम मर्दनी एवं बौद्ध धर्म के पोषक थे। दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि समस्त नंदवंश परम मर्दनी एवं जैन मत के पोषक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं, जैन मत के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज दंपत्ति प्रकार या राजा रानी के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक ने जारी नहीं किया था? तो ये गुप्तकालीन शासक था समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। गुप्त मुद्राओं में 21 प्रकार जो है अब तक प्राप्त हो चुके हैं। राजा रानी सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संगम साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है आहना नरु में। किसमें? आहना नरु में। आहना नरु के लेखक मुद्रा निवासी मामूल नार यानी रुद्र शर्मा है। इसमें नंद एवं मौर्य का उल्लेख है। ठीक है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मामूल नार ने नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बोधिसत्व को आध्यात्मिक पूर्णतया का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किया गया है अष्टसहस्त्रता प्राशा पारमिता में। ठीक है, महायान साम्राज्य की संस्कृत में रचित पुस्तक अष्टसहस्त्रता प्रशा पारमिता, जिसे बोधिसत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का वर्णन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के रोगों व चिकित्सा से संबंधित हस्त्यार्युवेद नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये रचना की गई थी पाल कप्पे द्वारा।
किसके द्वारा? पालकव्य द्वारा। पालकव्य नामक पशु चिकित्सक ने गुप्त काल में हस्तार्युवेद नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ हाथियों के रोगों व चिकित्सा से संबंधित थी। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता शालिहोत्र माने जाते हैं। कौन? शालिहोत्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडविन आर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, जो कि बुद्ध की जीवन चरित्र से संबंधित है, किस पुस्तक का अनुसरण करते हुए लिखी है? तो ये पुस्तक थी ललित विस्तार। ठीक है, संस्कृत में रचित महायान संप्रदाय की पुस्तक ललित विस्तार, इसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है। एडविन आर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया में ललित विस्तार पुस्तक का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित कीकट का तदात्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाया जाता है? तो ये जो है लाया जाता है अंग में। कहाँ पे? अंग में। ऋग्वेद में वर्णित कीकट का तदात्म्य मगध से ही लगाया जाता है, लेकिन मगध का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। कीकट क्षेत्र में ही आर्यों का अनार्यों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ था। अथर्ववेद तथा पंचविश में मगधों को व्रात्य कहकर निंदा की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की जानकारी का एकमात्र अभिलेख है? तो वो है खारवेल एवं रुद्रदामन। ठीक है, अभिलेख सिक्कों की अपेक्षा ज़्यादा प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। हाथी गुम्फा लेख को प्राकृतिक भाषा में है, इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति के किस स्थल से ईंटों की नालियों तथा मिट्टी की सार्वजनिक नालियाँ मिली हैं? तो वो मिली हैं कौशाम्बी से। कहाँ से? कौशाम्बी से। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड को सभी मृदभांडों का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अहिच्छत्र, कौशाम्बी, राजगृह तथा राजगृह से इस संस्कृत के रक्षा प्राचीन तथा फरीखा का साक्ष्य मिलता है। कौशाम्बी से ईंटों की नालियाँ तथा मिट्टी की सार्वजनिक नालियाँ मिली हैं। यहाँ से सचित्र घड़ों से निर्मित शोक्ता गड्ढों के साक्ष्य मिले हैं। इस संस्कृत के स्थलों की बड़ी संख्या में हड्डी के बाण फलक उपकरण भी मिले हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्थान से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिस पर श्रेणी सार्थ एवं कुलिक निगमे जैसे लेख अंकित हैं? तो ये है बसाड़। किसे? बसाड़ से। मोहरे के भी इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत होते हैं। बसाड़, जिसे प्राचीन वैशाली कहा जाता है, से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिस पर श्रेणी सार्थ व कुलिक निगम जैसे लेख अंकित हैं। प्रयाग के भीटा से मौर्य ब्राह्मी में सहजित निगम नश तथा निगम अंकित ने एक मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई। ठीक है, निगम अंकित में एक मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई, जो श्रेणियों द्वारा जारी की गई थी। घोषिताराम अंकित मोहरें कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रोम शासकों से प्राप्त स्वर्ण सिक्कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो उन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था औरई। क्या कहा जाता था? औरई। भारत में रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं आंध्र प्रदेश के कावेरी नदी से हुई है। चांदी के रोमन सिक्कों को दीनारी एवं स्वर्ण सिक्कों को औरोई कहा जाता था। ठीक है, औरोई मुद्रा का एकमात्र संग्रह सिंहदूख झारखंड में मिलता है। भारत एवं रोम के बीच में चांदी के सिक्कों का अधिक प्रचलन था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नायक के रूप में उदयन का संबंध किन संस्कृत नाटकों से है? तो उसका संबंध था जो है रत्नावली से, स्वप्नवासवदत्ता से और प्रियदर्शिका से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न था, भारत में निम्नलिखित में से किनकी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूख शैली के सिक्के ढाले गए हैं? तो ये सिक्के थे यूनानी। ठीक है, भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूख शैली के सिक्के ढाले गए। ठीक है, यह सिकंदर के डायरेक्ट थे जिन्हें राजा सौभम ने चालू किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण की स्मृति के सूचक यही सिक्के अवशिष्ट हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के लोगों के शव विसर्जन का एकमात्र उदाहरण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भगवानपुरा से। कहाँ से? भगवानपुरा से। चित्रित धूसर मृदभांड की खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिच्छत्र में की थी, लेकिन भारत में इस मृदभांड की पूरी महत्ता हस्तिनापुर के उत्खनन 1954 के बाद उजागर हो पाई। इस मृदभांड की कालावधि बुद्ध काल की शुरुआत से पहले तक के माने जाते हैं। इस संस्कृति के लोगों के शव विसर्जन का एकमात्र उदाहरण भगवानपुरा से मिलता है। इस हेतु यहाँ दफनाने की प्रथा थी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदभांड को अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है? तो ऐसा कौन सा मृदभांड है? तो वह मृदभांड था काला एवं लाल मृदभांड। ठीक है, काला एवं लाल मृदभांड सर्वप्रथम दक्षिण भारत की वृहद पाषाणिक समाधियों के साथ उपलब्ध हुआ था। यही कारण है कि इन्हें वृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में उत्तरी भारत के निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन सा महाजनपद है? तो वो है अंग। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गया। अंगत्तुर निकाय एवं भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। षोडश महाजनपद 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक। कौन कौन से? वज्र संघ तथा मल्ल। ठीक है, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपदों मगध, वत्स, अवंती का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने 2 नए युद्ध तंत्रों कौन कौन से? रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये था वैशाली। किसके? वैशाली। वैशाली में लिच्छवियों से युद्ध में ही अजातशत्रु ने 2 नए युद्ध यंत्रों रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के अभिलेखों में प्रयोग की गई भाषाओं पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सभी कथन, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, पूछा है चोल शासकों के अभिलेखों में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के किस लेख में हुआ? तो ये हुआ था मथुरा स्तंभ लेख में। किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में। 319 एडी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम में गुप्त संवत चलाया था, जिससे गुप्त काल कहा गया है। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। यह लेख गुप्त संवत के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य वर्ष दोनों का एक साथ उल्लेख करने वाला अंतिम गुप्त युगीन अभिलेख है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलाना है। एक तरफ अशोक के शिलालेख दिए गए हैं और दूसरी तरफ विषय दिए गए। कौन से शिलालेख में कौन से विषय हैं? तो द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी कार्य का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद है 10वें शिलालेख। 10वें शिलालेख में प्रजा के हित की बात की गई है। ठीक है, 10वें में प्रजा के हित की बात की गई है। 13वें शिलालेख में जो है क्या कहा गया है? कलिंग के युद्धों का वर्णन दिया गया है। फिर 11वां शिलालेख क्या है? तो 11वां है
कौन सा? धम्म की विशेषता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, टी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक सुदर्शन झील के निर्माण एवं पुनर्निर्माण से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है ये सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित मुद्रा पर्ण का निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी का सिक्का 4 प्रकार का होता था, पर्ण, अर्धपर्ण, पादपर्ण और अष्टभागपर्ण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये था शासक रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शौर्य का सूर्य। शक मूल रूप से ईरानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख में। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त गुप्त वंश के कम ज्ञात राजाओं में से एक है। एरण मध्य प्रदेश के सागर के समीप स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना होती है हरिसेन द्वारा। ठीक है, ये जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इस लेख में समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर इसे खुदवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, एक तरफ लिए गए हैं सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, व्यक्ति और सिद्धांत। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। कौन सा? सूर्य सिद्धांत। उसके बाद इसमें आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताए हैं। ठीक है, सूर्य सिद्धांत हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आर्यभट्ट ने दिया था। फिर हस्त्यारवेद जो है, हस्त्यारवेद किसने दिया है? हस्त्यारवेद दिया है पलकाव्य ने। ठीक है, इसमें पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया है। फिर वाराहमिहिर ने क्या किया है? तो वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। ठीक है, और वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का कालक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर पश्चिमी भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी किस कालक्रम में आए। तो इसको क्रम में सजाना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। ठीक है, ग्रीक कब आते हैं? ग्रीक आते हैं 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर द्वारा आक्रमण। फिर शक आते हैं पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व, जिसमें शकों को इंडो शीथियन कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद पार्थियन आते हैं। पार्थियन आते हैं पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। ठीक है, इन्हें पहलव या इंडो पार्थियन कहते हैं। और कुषाण आते हैं पहली शताब्दी में सीधे सीधे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिक्के सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किए थे? तो ऐसे कौन से सिक्के थे जिसे सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किए थे? तो वो थे स्वर्ण सिक्के। ठीक है, सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित नहीं किए। सातवाहन के जो सिक्के थे वो तांबा, चांदी, सीसा और प्रोटीन के निर्मित होते थे। ठीक है, ये प्रोटीन लिखा है, इसके सिक्के होते थे सातवाहनों के। ठीक है, इन सिक्कों का आकार गोलाकार, चौकोर या आयताकार होता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यवन प्रिया किसे कहा गया है? तो यवन प्रिया कहा गया है भारतीय काली मिर्च को। किसको? भारतीय काली मिर्च को। भारतीय काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में मध्य एशिया के लोगों को भारत में यवन कहा जाता था। ठीक है, यवन लोग काली मिर्च पसंद करते थे और बड़ी मात्रा में भारत से काली मिर्च का आयात करते थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण पूछा है। ठीक है, तो कथन हमारा कहता है, याज्ञश्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित किया था। तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कहता है कि दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। ये भी सही है, और ये इसका जो है सही वो कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। एक तरफ बौद्धिक साहित्य दिया गया है, एक तरफ विषय दिया गया है। कौन सा बौद्धिक साहित्य किस विषय से संबंधित है? तो सूत विटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। कौन से? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, यानी बुद्ध के उपदेश। ठीक है, फिर विनय पिटक। विनय पिटक कौन है? इसमें बुद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। ठीक है, यानी आचार संहिता। फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। ठीक है, फिर जातक में बुद्ध के जन्म की 500 कहानियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था जो है वाराहमिहिर के द्वारा। बहुत पुराने वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की, जो कि इनके ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के 5 भागों में से एक है। इसमें वे नियम हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांडीय पिंडों की गति एवं उनकी वास्तविक स्थिति सहित जाना जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल के तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष थे मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में नवपाषाण काल युग से लेकर हड़प्पा युग तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए सुमेलित करने को दिया है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कौन सा हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं तीनों। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से, मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर जो है लोथल से, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दफन स्थल फरमाना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। ठीक है, कांचीपुरम में थिरु परमेश्वर विनाग रमया वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। इसका निर्माण द्रविड़ शैली की वास्तुकला में किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थेरवाद से अलग करके महत्वपूर्ण संप्रदाय सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की थी? तो इसकी रचना की गई थी राहुल भद्र द्वारा। किसके द्वारा? राहुल भद्र द्वारा। हीनयान के 3 प्रमुख संप्रदाय थेरवाद, सर्वास्तिवाद और शौनांतिक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। एक पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। प्रश्न कहता है कि संवर क्या था? जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुकना, ये सही है। निर्जरा था, जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होना, ये भी सही था। अवधि जीव की आत्मा नहीं होती थी, गलत है। कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान, ये सही है। तो अवधि क्यों नहीं होती थी? तो अवधि का अर्थ होता था श्रेष्ठ तथा दिव्य ज्ञान, ना कि जीव की आत्मा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा हमारा सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पूर्व वैदिक कालीन समाज के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है हमारा कि आर्यों ने रक्त की शुद्धता पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही है। अलग अलग रंगों के लोगों में अंतर स्थापित करने के लिए उन्होंने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, गलत है। ठीक है, समाज को 4 वर्णों में उन्होंने विभाजित नहीं किया। ठीक है, समाज में वर्ण विभाजन ऋग यानी पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर देखा गया है, ना कि रंग के आधार पर। ठीक है, फिर तीसरा कहता है चारों वर्णों के व्यवसाय वंशानुगत थे तथा अंतर विवाह प्रतिबंधित था, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, ना कि पूर्व वैदिक में। फिर जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं को लगभग बराबर का दर्जा प्राप्त था, तो ये सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम और अंतिम शासक था श्री गुप्त तथा विष्णुगुप्त। प्रथम था श्रीगुप्त और अंतिम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में एक अभियान का नेतृत्व किया और वह एक विशेषज्ञ वीणा वादक था। तो वो था जो है समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के में वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में पल्लव साम्राज्य तक अपना युद्ध अभियान चलाया। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण भी किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों का संबंध समुद्रगुप्त से है। सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो इसमें इलाहाबाद स्तंभ लेख, नालंदा, गया ताम्रपत्र, एरण स्तंभ लेख, चारों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चारों का जो है संबंध समुद्रगुप्त से है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी उपाधि है जो महेंद्र वर्मन से संबंधित नहीं है। तो वो है महामल्ल की उपाधि। कौन सी? महामल्ल। महामल्ल महेंद्र वर्मन से संबंधित उपाधि नहीं है, बल्कि महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था। महेंद्र वर्मन की उपाधियां कौन कौन थी? चेत्तकारी, चित्रकार पुली, मत विलास, गुणभर, विचित्रचित और लनिना कुरा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, एक तरफ हड़प्पा युग कालीन साक्ष्य दिए गए हैं, एक तरफ स्थल दिए गए हैं, सूची को मिलाना है। तो अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से? कालीबंगा से। घोड़े के कंकाल प्राप्त होते हैं सुरकोटदा से। बांध का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से और शीपी पैमाना प्राप्त होता है लोथल से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर सूची को मिलाना है। एक तरफ कुछ औजार दिए गए हैं कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं और एक तरफ पूछा गया है स्थल। ठीक है, तो हैंड एक्स पेबल्स मध्य पाषाण जो है काल में पाया गया। फिर उसके बाद फ्लैक्स औजार मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, फिर ब्लेड एवं ब्यूरेन औजार ये पाए गए हैं उच्च पुरा पाषाण काल में, और लघु पाषाणिक औजार निम्न पुरा पाषाण में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए। तो ये थे जो है श्रावस्ती। ठीक है, बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने तीर्थ यात्रा नहीं की। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें अशोक जो है नहीं गए। तो वो है अयोध्या के साथ साथ हरिद्वार। बाकी गया और कुशीनगर जो है अशोक गया था। ठीक है, तो गया और कुशीनगर के अलावा जो है लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, श्रावस्ती है, ये सब जगह जो है
अशोक गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर है, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी मल्लो की। किसकी? मल्लो की। कुशीनगर मल्लो की राजधानी थी। कुशीनगर में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मल्लों का अधिकार था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सभी में, आलमगीर, बड़ा गांव, हुलास, यानी ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी, उसके अलावा मिले हैं हमको चंदौली के चकिया नामक स्थल। ठीक है, चंदौली के चकिया नामक स्थल। आलमगीरपुर की हिंडन नदी घाटी नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, आलमगीर नामक स्थान जो कि मेरठ में स्थित है, ये ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की प्रतिमा हमको प्राप्त हुई है लोहदानाला से। कहाँ से? लोहदानाला। बेलन घाटी के लोहदानाला नामक पुरापाषाण स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं सराय नाहर में। ठीक है, कहाँ? सराय नाहर। सराय नाहर से 14 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख मिला है? तो कौन से तो शतपथ ब्राह्मण में कौन से महाजनपद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है कौशल में। किसमें? कौशल में। शतपथ ब्राह्मण में कौशल या अवध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कौशल 16 महाजनपदों में से एक है जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अतरंजी खेड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ठीक है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एटा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईस्वी पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती एवं वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी सही है। तीसरा है, अतरंजी खेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं, जैन तीर्थंकर, एक तरफ संबंध स्थल दिए गए हैं। ठीक है, कौन से जैन तीर्थंकर किस स्थल पे जो है आए थे? तो हमारा हो जाएगा 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ। तो ये जो है इनका जन्म स्थल अयोध्या था। ठीक है, अयोध्या था। फिर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, तो इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ। कहाँ पे? काशी या वाराणसी में। फिर तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ, इनका जो है जन्म होता है, ये संबंधित है श्रावस्ती से। और फिर छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु, तो ये होते हैं कौशाम्बी से। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोखर पहाड़ चट्टान को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो ये जो है महोबा में। ठीक है,
महोबा में स्थित गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 7वीं सदी ईस्वी में थेरवाद का प्रमुख केंद्र था? तो थेरवाद का प्रमुख केंद्र रहा है सारनाथ। ठीक है, 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आया, तब सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। थेरवाद हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेलन घाटी के पुरातत्व स्थलों की खोज और खुदाई निम्नलिखित में से किसने की? तो ये करवाई गई थी प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ का संबंध रानी के अभिलेख से है? तो ये संबंध है प्रयाग स्तंभ। ठीक है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यतीत किया? तो ये व्यतीत किया गया था कौशल राज्य में। कौशल राज्य में, ठीक है, इसमें कौशल राज्य में महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल का गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक समय कौशल राज्य में व्यतीत किया। कौशल की राज्य की 2 राजधानियां थी, साकेत जो कि अयोध्या और श्रावस्ती। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुषाण वंश के शासक के सिक्के मथुरा में मिले हैं जिन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है? तो ये मिले हैं विम कडफिसेस। विम कडफिसेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। इसके सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नवीनतम खोज के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थल से चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त किए गए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। नवीनतम खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ 9000 ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर बहुत चर्चा में रहता है, कई बार पूछा जा चुका है, ये याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो गुप्त काल यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस नगर को आद्य नगरीय स्थल की संज्ञा दी गई है? किस को जो है आद्य नगरीय स्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है कौशाम्बी को। किसको? कौशाम्बी को। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। इसे आय नगरीय स्थल भी कहा गया। यह 2री-3री शताब्दी में राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का पूर्ण स्थान था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, अमरावती देखो कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है, मतलब सत्य है ये पूछा है। पहला है कि अमरावती एवं नागार्जुन कोंड में बुद्ध का अंकन मूर्ति एवं प्रतीक दोनों के रूप में हुआ है, पहला सही है। दूसरा है, स्थापत्य में यहाँ पर श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग हुआ है जो इनकी अन्य विशेषता थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है?
ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है। पहला कहता है सातवाहनों की प्रशासनिक ढांचा के राजस्व में देवत्व की प्रवृत्ति दिखती है जो कि मौर्य प्रशासन में अभाव था। पहला सही है। दूसरा है सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन में प्रतिहराष नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी तथा महासेनापति का यह काम सौंपा गया था। ठीक है, तो जो है हमारा दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम सातवाहन प्रशासन में प्रतिहार नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी तथा महासेनापति को यह काम सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाल बर्तन निम्नलिखित में से किस काल का अपना खास मृत भांड है जो कि सादे भी हैं और पॉलिशदार भी हैं? ये अभी पीछे प्रश्न मैंने बताया है, तो ये प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल। ठीक है, लाल बर्तन कुषाण काल का अपना खास मृत भांड है जो कि सादे भी हैं और पॉलिशदार भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यवनों एवं शकों को अनिर्वासित शूद्र की कोटि में रखा जो कि नगर की सीमा में रहने वाले थे और अस्पृश्य थे, अस्पृश्य नहीं थे? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पढ़नी एवं पतंजलि ने दो तरह के सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है निर्वासित सूत्र, ये अस्पृश्य माने जा गए हैं और नगर के बाहर रहते थे। अनिर्वासित शूद्र कौन होते थे? या नगर की सीमाओं में रहने वाले थे जो कि अस्पृश्य नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अत्यंत समृद्धशाली व्यापारिक बस्ती के अवशेष खैराडीह से प्राप्त हुआ है और यह बस्ती उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो ये संबंधित है बलिया से। ठीक है, बलिया में घाघरा नदी तट पर स्थित खैराडीह से बीपी सिंह ने एक अत्यंत समृद्धशाली कुषाणकालीन व्यापारिक बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सम्राट अगस्त्य हेड्रियानस के सिक्कों को बनाने वाला सांचा मिला है? तो ये मिला है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, रोमन सम्राट अगस्त हेड्रियानस के सिक्कों को बनाने वाला सांचा मिला था, तो ये मिला है उज्जैन से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर युगीन नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से ज्ञात होता है कि भवनों के 7 स्तर थे और गली के दोनों ओर दुकानें पंक्तियां थी? हाँ, तो प्रश्न पूछा गया है कि मौर्योत्तर युगीन नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से ज्ञात होता है कि भवनों के 7 स्तर थे और गली के दोनों ओर दुकानों की पंक्तियां थी? तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये, जिसमें से हमारा सही हो जाएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा के समीप जो है सोंख नामक स्थल से ज्ञात होता है कि कुषाण कालीन भवनों के 7 स्तर थे, जबकि गुप्त कालीन भवनों में से 1 या 2 स्तर ही होते थे। शोंख में ही गली के दोनों ओर दुकानों की पंक्तियां मिली हैं। मौर्योत्तर युग के भवन पक्की ईंटों के बने थे। मौर्योत्तर काल में बंगाल में नगरीय जीवन का विस्तार मंगलकोट एवं चंद्रकेतुगढ़ में भी हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर शचानकोट था। ठीक है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है जो है लखनऊ जिले में। ठीक है, मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर लखनऊ में स्थित शचानकोट था। ठीक है, कुल 9 किलोमीटर में विस्तृत शचानकोट से ईंटों के घर और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है
कि मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं की चित्रकला जनता की कुछ चित्रकलाओं से मिलती जुलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बाघ गुफाएं भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। यद्यपि ये चित्रकला भौतिकवादी है, ना कि आध्यात्मिक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला है बादामी की गुफाओं का उत्खनन चालुक्य शासक मंगलेश के संरक्षण में हुआ था, सही है। दूसरा है इस गुफा की चित्रकला में महलों के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है, यह भी सही है। इसमें विष्णु के चित्र का समर्पण शामिल है, यह भी सही है। यानी सभी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बादामी की गुफाओं का उत्खनन चालुक्य शासन मंगलेश के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी की तिथि का उल्लेख है। इसमें गुफा की सुंदरता का वर्णन है। इसमें विष्णु के चित्र का समर्पण शामिल है। इस गुफा की चित्रकला में महलों के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे जो है सभी को ये वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।